Hello everyone, very good evening to all of you. Once again, welcome you all. So guys, first of all, please let me know that I'm properly audible and visible to everyone. एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन बता दीजिए दैट मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग कुछ इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजीज, साथ ही साथ हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से अक्सर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और कुछ इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस टर्म्स जो है वो हम लोग देखते हैं आज के सेशन में। लास्ट सेशन में भी आप लोगों ने कुछ जो है इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, उसी में आज आगे हम पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज ही के सेशन में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे, बीमा के सिद्धांत पढ़ेंगे। बीमा का सिद्धांत एक ऐसा टॉपिक है जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होंगे कि आपके एग्जामिनेशंस में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, पहला है हमारे पास एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, ईसीआई इसको कहते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, है ना। बिल्कुल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझिए पहले मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आराम से इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? निर्यात करना होता है। जैसे मैं अपना माल यहाँ से, इंडिया से अगर दुबई भेजता हूँ या अमेरिका में भेजता हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक एक्सपोर्टर हूँ। मतलब इंडिया से बाहर अगर आप कभी माल बेच रहे हो या अपने देश से कभी बाहर आप माल बेचते हो, तो प्रोडक्ट को कहलाता है एक्सपोर्ट करना। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना हम कहते हैं। अब यहाँ से मैं माल बेच रहा हूँ अमेरिका में किसी कस्टमर को अपने, या कोई बंदा अमेरिका में मेरे से, कोई क्लाइंट है, वो माल खरीद रहा है और लेट्स सपोज मैंने माल उसको भेज दिया, लेकिन किसी कारण से वो पेमेंट ना कर पाए। अगर मान लेते हैं उसके साथ कोई आर्थिक आपदा आ गई, कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, देश के अंदर सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बदल दिए तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर ऐसी कोई भी घटना हो जाए जिसकी वजह से वो व्यक्ति मेरे को पेमेंट ना कर पाए, तो ऐसे में तो मेरे को नुकसान हो जाएगा और मैं अपना मेरे बिजनेस में मेरे को दिक्कत आएगी। तो मैं जब एक्सपोर्ट करता हूं तो एक्सपोर्ट में जोखिम होता है कि आपका पेमेंट वगैरह आ पाएगा कि नहीं, वो सारी चीजें वहां पर रिस्क के तौर पर रहती हैं। तो ऐसी इसी के लिए एक आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस हमें किस चीज़ से बचाता है? मैं अगर एक एक्सपोर्टर हूं तो सामने वाला बंदा डिफॉल्ट कर जाए या सामने वाला बंदे को कोई अगर इशू आ जाए तो उसकी वजह से मेरा पेमेंट ना फंसे, उसकी वजह से मेरा नुकसान ना हो, उसके लिए आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। तो आज के रेट में जितने भी एक्सपोर्टर हैं जो माल जो है एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्टर हैं, वो सभी के सभी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस जरूर करा के रखते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है? वो जोखिम से पूरी तरीके से बचे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए हिंदी में भी ये वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। सो निर्यात ऋण बीमा या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, ये क्या है? एक विदेशी खरीदार द्वारा भुगतान ना करने के जोखिम के खिलाफ हमें उत्पादों और सेवाओं के निर्यातक की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, ईसीआई निर्यातक के सशर्त आश्वासन देने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए जुड़े भुगतान जोखिमों की काफ़ी कम कर देता है। यदि विदेशी खरीदार भुगतान करने में असमर्थ है या तो भुगतान करेगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी। सीधे तौर पर कहें तो निर्यातक अपने विदेशी प्राप्तियों को विभिन्न प्रकार से जोखिमों में बचा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी खरीदार द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब, अगर जो जो फॉरेन आपका क्लाइंट है, जो विदेशी आपका क्लाइंट है, वो किसी भी कारण से अगर पेमेंट नहीं करता है या किसी भी कारण से आपका इंश्योरेंस का भुगतान नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता आपके जो प्रोडक्ट आपसे खरीदा है, तो उस केस में आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस आपको जोखिम से बचाता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। और अगला हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉइज प्रैक्टिसेस लायबिलिटी इंश्योरेंस। एम्प्लॉइज प्रैक्टिसेस लायबिलिटी इंश्योरेंस सुनते हैं क्या होता है? जैसे मान लेते हैं, लेट्स सपोज मैं रिलायंस में काम कर रहा हूँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, ठीक है, और रिलायंस ने मेरे को कंपनी से बाहर निकाल दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मेरे को कंपनी ने जॉब से बाहर निकाल दिया। या फिर मान लेते हैं कि किसी के साथ कुछ छेड़छाड़ का केस है, हैरेसमेंट का कोई केस हो गया, या फिर मेरे को गलत तरीके से निकाला गया तो मैंने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। तो ऐसे कंपनी पर आए दिन एम्प्लॉयज़ की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से बहुत सारे केसेस जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो कंपनी के खिलाफ बहुत सारे लोग केस फाइल करते हैं। और अमूमन ऐसे केसों में देखा जाता है कि जब आप कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करते हैं, उपभोक्ता फोरम में, तो जब आप उपभोक्ता फोरम में केस फाइल करते हैं तो ज़्यादातर जो केस के फैसले होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉय के फेवर में आते हैं, है ना। जो कर्मचारी है उसके फेवर में आएंगे, उसके हित में आते हैं। और ऐसे में कंपनी को हर्जाना देना पड़ता है उस व्यक्ति को। तो जैसे मेरे को निकाला था गलत तरीके से, मैंने केस किया, तो मेरे को 2 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे।
अब ऐसे केस में कंपनी को बहुत सारा भुगतान करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, एम्प्लॉइज प्रैक्टिसेस लायबिलिटी इंश्योरेंस ले सकती है। इस बीमा के अंदर होगा क्या कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इन सभी तरीके के जोखिमों से कंपनी को बचाएगी। मतलब अगर मैंने कोई केस किया और कंपनी को अगर पैसा देना पड़ रहा है तो वो पैसे का भुगतान अब बीमा कंपनी करेगी। तो बीमा कंपनी क्या कर रही है, असल में कंपनी को इन सभी तरीके से जो एम्प्लॉय के थ्रू जितने भी केसेस होते हैं और इसकी वजह से जो उसको हर्जाने भरने पड़ते हैं, उन सभी हर्जानों से उसको बचाती है। तो ये होता है एम्प्लॉइज प्रैक्टिसेस लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एम्प्लॉइज प्रैक्टिसेस लायबिलिटी इंश्योरेंस श्रमिकों के द्वारा खिलाफ व्यवसायों को कवर करता है। कंपनी के कर्मचारी के रूप में उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन अगर किया गया है तो कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ताओं के खिलाफ दायर मुकदमे की संख्या बढ़ जा रही है, जबकि अधिकांश मुकदमे बड़े निगमों के खिलाफ दायर किए जाते हैं और कोई भी कंपनी ऐसे मुकदमों से सुरक्षित नहीं है। तो मतलब सभी के सभी लगभग अमूमन कंपनियों के पास ऐसे केसेस होते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि छोटी कंपनियों को अब इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है, कुछ बीमाकर्ता इस कवरेज को अपनी व्यवसाय की मालिक नीति के समर्थ के रूप में प्रदान करते हैं और कवरेज प्रदान करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह के केसेस कंपनी के खिलाफ फाइल हो सकते हैं। ये अलग अलग टाइप की केसेस हैं, जैसे यौन उत्पीड़न का केस हो सकता है, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन का केस होता है, गलत तरीके से निकाल दिया है और रोजगार को उल्लंघन किया, कुछ लापरवाही तरीके से हमें प्रमोशन वगैरह नहीं दिया, प्रमोशन पर किया, गलत अनुशासन के कारण निकाल दिया, करियर पर हमारे कुछ प्रश्न लगा दिया, कुछ भावात्मक संकट की अनुचित प्रकोप की वजह से निकाल दिया, कर्मचारी लाभ योजना का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब कंपनी अगर हमें ये जो कारण लिखे हुए हैं इनमें से किसी भी तरीके के कारणों से अगर हमें निकालती है और हमें लगता है कि नहीं भाई कंपनी ने हमें गलत तरीके से निकाला है, हम तो कंपनी के अंदर ही होने चाहिए थे, तो ऐसे केस में इस तरीके के जोखिमों को कवर करता है एम्प्लॉइज प्रैक्टिसेस लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये कंपनी को बचाता है और कंपनी को अगर हर्जाना देना पड़ा तो हर्जाना देने का काम जो है अब आपकी बीमा कंपनी करेगी। तो बीमा कंपनी का काम क्या है, जो कंपनी को इस तरीके के एम्प्लॉइज प्रैक्टिसेस लायबिलिटी तरीके के जो लायबिलिटी उसकी देनदारी जो बनती है एम्प्लॉय की वजह से, कर्मचारी के केस होने की वजह से, उन सब का पैसा भरने के लिए काम करती है। तो एक बार समझ में आ रहा सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है अच्छे से। तो ये सारे केसेस हमने देखे। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। अगला है कोलेटरल असाइनमेंट। ये कोलेटरल असाइनमेंट क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोलेटरल असाइनमेंट में बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज मैंने कोई पॉलिसी ले रखी है ना, मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और मेरा घर जो है वो है लोन पर। ठीक है, घर का 30 लाख का लोन है और मेरे पास 50 लाख की पॉलिसी का कवरेज है, घर का 30 लाख का लोन है। इन केस अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो अमूमन होता क्या है कि अगर कुछ हो जाएगा, जो पॉलिसी होल्डर है, जो घर का जो कमाऊ सदस्य, उसको अगर कुछ हो जाता है तो ऐसे केस में घर की किस्त तो जा नहीं पाएगी, तो बैंक जो है वो घर पर कब्जा कर लेगा या घर को जो है अपने कैप्चर कर लेगा और उसको जो है रिकवर कर लेगा, क्योंकि पैसा तो हम दे नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे केस में जो है जो पॉलिसी होल्डर है उसके ना रहने पर उसके परिवार वालों को पैसे मिलते हैं। अमूमन होना क्या चाहिए, उसके परिवार को जो पैसा मिला है वो उस पैसे को पे करके घर का लोन कर्ज खत्म करें। लेकिन अगर मान लेते हैं जो नॉमिनी है, जिसके नाम से वो पॉलिसी कराई गई है, जिसको पैसा मिलना है, वही गायब हो जाए। मान लेते हैं हस्बैंड ने पॉलिसी करा रखी थी वाइफ के नाम से और उसके ना रहने पर वाइफ को पैसा मिला, वाइफ गायब हो गई। अब बेचारा घर के सारे सदस्य जो है वो सड़क पर आ गए। ठीक, ऐसे केस में इस तरीके की चीज़ों में हमें बचाने के लिए कंसेप्ट आता है कोलेटरल असाइनमेंट का। क्या होता है कोलेटरल असाइनमेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा घर लोन पर है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी बीमा कंपनी से एक पेपर बनवाऊँगा और बीमा कंपनी से ये कहूँगा, देखो अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो लोन जो अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो बीमा की 60% राशि बैंक को देना और बस 40% राशि जो है वो वाइफ को या फिर जो नॉमिनी है उसको देना। पहले बैंक का पहले पैसा भरना और वो कॉपी में ले जाके मैं बैंक में भी सबमिट कर सकता हूँ। और ऐसे केस में अब जो है यहाँ पर ना भी रहने के बाद भी घर वगैरह प्रॉपर सुरक्षित बचा रहेगा। तो इसको हम कोलेटरल असाइनमेंट कहते हैं, जिसमें आपकी जो कोलेटरल है उसको प्रोटेक्ट करता है ये यहाँ पर घर।
ठीक है। तो क्या होता है कोलेटरल असाइनमेंट? हिंदी में बड़ा कठिन वर्ड लिखा हुआ, तो आप कोलेटरल असाइनमेंट ही याद रखिएगा। इसको संपार्श्विक स्वरिक असाइनमेंट कहते हैं। ये क्या है? एक ऋण के लिए जो है कोलेटरल असाइनमेंट के रूप में जीवन बीमा पॉलिसी का उपयोग है। एक उधारकर्ता ऋण के लिए कोलेटरल के रूप में एक हिस्सा अपनी बीमा पॉलिसी का आवंटित करेगा। इसका मतलब यह है कि बीमा आय का हिस्सा ऋण मूलधन है और ब्याज का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बीमा पॉलिसी का जो पैसा है वो हम वहाँ पर असाइन कर देंगे, उसको वहाँ पर बता देंगे और उससे फिर हमारा जो है पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें एक और बात आती है, लेट्स सपोज कि मान लेते हैं अगर हम अपनी पॉलिसी को चाहें तो हम अपनी पॉलिसी को गिरवी रखकर उस पर भी थोड़े बहुत हम लोन ले सकते हैं। तो मान लेते हैं आपकी कोई 20 लाख की पॉलिसी है और उस पॉलिसी पर आप चाहते हैं कुछ पैसा लोन के फॉर्म में लेना, तो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं। पूरा पैसा नहीं मिलता, हालांकि मान लेते हैं अगर आपने प्रीमियम जो है 10 लाख रुपए जमा किया या जितना भी प्रीमियम जमा किया है उसका लगभग 60-70%, 60 से 70 या बहुत हुआ तो 80% तक हमें लोन मिल सकता है। तो ये भी जनरली देखा जाता है कोलेटरल असाइनमेंट के अंदर। तो कोलेटरल असाइनमेंट में क्या होता है कि हम अपनी बीमा पॉलिसी का उपयोग करके अपने कर्जे भरने के लिए या कर्ज लेने के लिए हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप बीमा कंपनी से आप बात करके यहाँ पर करते हैं काम। ठीक, चलिए अगला है कंटेस्टेबिलिटी पीरियड, है ना। क्या होता है कंटेस्टेबिलिटी पीरियड? बहुत ध्यान से सुनिए। कंटेस्टेबिलिटी पीरियड क्या होता है? अगर आपको याद हो हम लोगों ने एक फ्री लुक पीरियड पढ़ा था लास्ट सेशन में, नहीं है तो आप सेशन जरूर देखिए। फ्री लुक पीरियड पढ़ा था। उस फ्री लुक पीरियड के अंदर क्या था? हमने कहा था कि जब हम कोई बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके बाद हमें 15 से 30 दिन का लगभग समय मिलता है कि अगर बीमा पॉलिसी हमें पसंद ना आए तो हम बीमा पॉलिसी को वापस करके अपना प्रीमियम का पैसा सारा वापस ले सकते हैं। वो अमूमन 15 से 30 दिन का समय होता है। उसको हम फ्री लुक पीरियड कहते हैं। एक तरह से रिटर्न पॉलिसी वाला आपके पास समय होता है। ठीक है, एक तरह से वो हमारे पास रिटर्न पॉलिसी वाला आपके पास समय होता है। ठीक, अब यहां पर अगर हम देखें जैसे ये होता है वैसे ही बीमा कंपनी जब हमें बीमा देती है, ठीक है, उसने हमें बीमा दे दिया, लेकिन 1-2 साल वो थोड़ा सा हमें कहते हैं ना शक की निगाहों से देखती बीमा कंपनी कि ऐसा तो नहीं यार सर ने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, सर का कोई फर्जीवाड़ा है, सर ने कोई डॉक्यूमेंट्स या झूठी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ झूठी सूचना दी है। और ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी मेरी जांच कर सकती है, मेरा ऑथेंटिकेशन कर सकती है, वेरिफिकेशन कर सकती है। और ऐसे में अगर बीमा कंपनी पाती है कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है या कुछ उसमें फर्जीवाड़ा है, तो ऐसे केस में बीमा पॉलिसी बीमा को रद्द कर सकती है, बीमा कैंसिल कर सकती है और बीमा को कोई भी फायदा मेरे को नहीं मिलेगा। तो ये वो जो समय है जिसमें बीमा पॉलिसी आपकी पॉलिसी को टेस्ट करती है, चेक करती है कि भाई सब कुछ ओके है कि नहीं है। इस समय को हम कंटेस्टेबिलिटी पीरियड कहते हैं। ये इसलिए रखा जाता है ताकि बीमा कंपनी को फ्रॉड से, धोखाधड़ी से बचाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार बीमा कंपनी के साथ ही फर्जीवाड़ा कर देते हैं। ये अमूमन समय 1 से 2 साल का होता है। 1 से 2 साल के समय में आपका टेस्ट पीरियड रहता है, जिसमें मान लेते हैं आज पॉलिसी ले और 4 दिन बाद ही अगला निपट गया, तो बीमा कंपनी को डाउट होगा ना, यार आज ही पॉलिसी दिया था यार, 4 दिन बाद ही निपट गया, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्लेम लेने जाएंगे तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और सारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होगी, और सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर सही पाए गए तब हमें पैसा मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। आपकी जीवन बीमा पॉलिसी के प्रभाव में आने के 1-2 साल बाद प्रतियोगिता की अवधि होती है, जब जीवन बीमा कंपनी को आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत की गई किसी भी चीज़ के लिए आपके कवरेज की समीक्षा करने की अनुमति होती है। मतलब आपने जो सारी डिटेल्स बताई है उसको रिव्यू कर सकता है, दी जाती है। जीवन बीमा कंपनी को धोखाधड़ी से बचाने के लिए ये प्रतियोगिता की अवधि मौजूद है। अमूमन ये 1 से 2 साल का समय होता है जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। लेट्स रीड विद इन इंग्लिश ऑल्सो। द कंटेस्टेबिलिटी पीरियड इज 1 to 2 years, 1 से 2 साल का अमूमन समय होता है। द इंश्योरेंस पॉलिसी गोज इफेक्ट व्हेन द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज अलाउड टू रिव्यू योर कवरेज फॉर एनीथिंग यू मिसप्रेजेंटेड। आपने कुछ गलत तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर रखा है तो उसको वो क्रॉस चेक कर सकती है, एंड इज अलाउड टू रिव्यू योर कवरेज फॉर मिसप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। द कंटेस्टेबिलिटी पीरियड एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द फ्रॉड। तो कंटेस्टेबिलिटी पीरियड है कि असल में हमें इस तरीके की सभी तरीके की जो ये धोखाधड़ी हो रही है, इस धोखाधड़ी से, इस फ्रॉड से बचाने के लिए
बीमा कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है कंटेस्टेबिलिटी पीरियड। ठीक है, सो कंटेस्टेबिलिटी पीरियड, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये धोखाधड़ी से बचाने के लिए अनुमति दी जाती है और यहाँ पर एक कंटेस्टेबिलिटी पीरियड होता है। ठीक, तो ये प्रतियोगिता की अवधि होती है, तो इसको कंटेस्टेबिलिटी पीरियड या प्रतियोगिता की अवधि कह सकते हैं, जिसमें हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रॉस चेक किया जा सकते हैं, वेरिफिकेशन किया जा सकता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला है कंटीजेंट बेनिफिशियरी। ये सारे टर्म्स याद रखिएगा, दे कैन आस्क विद इन द एग्जामिनेशन, आपको आराम से पूछा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेस्टेबिलिटी पीरियड। कंटेस्टेबिलिटी पीरियड क्या होता है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये इस बंदे ने यहाँ पर पॉलिसी ली है, ये पॉलिसी, ये हस्बैंड है, इसने पॉलिसी ली है, और ये वाइफ है। वाइफ क्या है, नॉमिनी है। नॉमिनी मतलब उत्तराधिकारी, इसके ना रहने पर पैसा ये वाइफ को मिलने वाला है। जब इसने पॉलिसी ली तो इसने अपनी वाइफ का नाम नॉमिनी के तौर पर रखा। ये हस्बैंड की डेथ हो गई, इसकी बेचारे की मृत्यु हो गई, तो पैसा किसको मिलना चाहिए, इस वाइफ को मिलना चाहिए। लेकिन पता चला वाइफ की भी मृत्यु हो गई है साथ में, या वाइफ कहीं नहीं, मिसिंग है, मिल नहीं रही है, या ये नहीं रही। अब ऐसे केस में जो नॉमिनी है वो है ही नहीं, तो पैसा किसको दिया जाए, क्योंकि प्राइमरी तौर पर नॉमिनी जो थी बस इसी का नाम मेंशन था, इसने केवल इसी को नॉमिनी बना रखा था। अब ऐसे केस में पैसा किसको दिया जाए, तो बीमा कंपनी क्या करती है, सबसे क्लोजेस्ट पर्सन को खोजती हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़े हुए। जैसे इनके बच्चे भी हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, तो पैसा जो है वो बच्चों को दे दिया जाता है। फिर इस केस में बच्चे जो हैं वो आपका कहलाते हैं कंटीजेंट बेनिफिशियरी। कंटीजेंट का मतलब होता है एक तरह से इमरजेंसी, आप समझ लीजिए, है ना। तो ये आपके कंटीजेंट बेनिफिशियरी की तरह होते हैं। तो पैसा प्राइमरी जो है बेनिफिशियरी अगर नहीं उपलब्ध है, तो उस केस में पैसा जो है उसके क्लोजेस्ट फैमिली वालों को दिया जाता है। अगर बच्चे भी नहीं हैं तो माँ बाप को दे दिया जाएगा, मदर फादर को, फैमिली मेंबर्स को दे दिया जाएगा। अगर कोई क्लोजेस्ट रिलेशन नहीं है, कोई भी नहीं मिल रहा है, तो फिर ठीक है, तब तो नहीं दिया गया, वो बात अलग है, बट अमूमन कोई ना कोई परिवार के सदस्य को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो कंटीजेंट बेनिफिशियरी, कंटीजेंट मतलब आकस्मिक या इमरजेंसी के तौर पर ऐसे। तो एक आकस्मिक लाभार्थी या कंटीजेंट बेनिफिशियरी, इसको कहते हैं आकस्मिक लाभार्थी, आय या भुगतान का लाभार्थी है यदि प्रथम लाभार्थी मर गया है। ये पहला लाभार्थी है, ये फर्स्ट प्राइमरी बेनिफिशियरी है या फर्स्ट प्राइमरी नॉमिनी है, ये अगर मर गया है या उसका पता नहीं लग रहा है, तो एक आकस्मिक लाभार्थी का नाम बीमा अनुबंधन या सेवानिवृत्त खाते में रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको मिल जाएगा। इसीलिए आजकल अमूमन सभी लोग क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नॉमिनी मेंशन करते हैं। आजकल जब कभी भी पॉलिसी ली जाती है तो केवल एक नॉमिनी नहीं, आप कम से कम 2 या 3 नॉमिनी सभी लोग भरते हैं। पहले तौर पर इसको पैसा, फिर नहीं ये भी नहीं रहा तो इसको, फिर इसको, ऐसे आप 2-3 नॉमिनी दे दीजिए। इवन आप पॉलिसी के पैसे को परसेंटेज के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने ली पॉलिसी 50 लाख की मान लेते हैं। अब वाइफ और मदर और फादर तीनों लोगों के नाम उसमें डाल दिए नॉमिनी में। वाइफ को मान लेते हैं कह दिया 40% पैसा दे दिया, और मदर और फादर को दोनों को मिला के 60% पैसा दे दिया। 30% इन दोनों को, वाइफ को बस 40%। तो 60% माँ बाप के पास हो गए, 40% वाइफ के पास हो गए। तो आप बीमा की धनराशि को परसेंटेज में भी बांट सकते हैं, नॉमिनी के तौर पर वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो कंटीजेंट बेनिफिशियरी आप ध्यान रखिएगा, व्हाट इज कंटीजेंट बेनिफिशियरी। कंटीजेंट बेनिफिशियरी वो बेनिफिशियरी होता है जो प्राइमरी के ना होने पर जिसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो उसको हम कंटीजेंट बेनिफिशियरी कहते हैं। क्लोजेस्ट की कोई परिभाषा एग्जैक्टली तो है नहीं, बट अमूमन ब्लड रिलेशन में देखा जाता है। जो बिल्कुल नज़दीकी हैं उनको ब्लड रिलेशन में देखा जाता है। ठीक, अगला है हमारे पास मटीरियल मिसप्रेजेंटेशन। अगला टर्म है मटीरियल मिसप्रेजेंटेशन। यहाँ आपको बड़े बड़े शब्दों में फ्रॉड लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। व्हाट इज दिस मटीरियल मिसप्रेजेंटेशन? अगर बीमा कंपनी को हम अपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, कोई फेक इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, झूठी जानकारी देते हैं, गलत सलत उसको बताते हैं,
तो ऐसे केस में बीमा कंपनी हमें जो क्लेम का पैसा देने से पूरी तरीके से मना कर सकती है कि सर देखिए, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपने जो सारी जानकारी दिया है ये फर्जी है, हम आपको क्लेम का पैसा बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे केस में जब आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट या फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं बीमा कंपनी को, तो बीमा कंपनी हमें पैसा देने से मना कर देती है और इसी चीज़ को हम मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन कहते हैं। और ऐसे केस में कंपनी जो है क्लेम का पैसा देने से बिल्कुल मना कर सकती है। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, किसी को पैसा देना आसान है, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं बहुत आसानी से जमा होता है। बीमा कंपनी से पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी बहुत जल्दी दे देते हैं, ले लो सर पॉलिसी, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिसी ले लो। समस्या मेहनत तब करनी पड़ती है हमें जब पॉलिसी का पैसा चाहिए होता है, जब क्लेम का पैसा हमें लेना होता है। जब क्लेम का पैसा लेना होता है तो कहते हैं ना कि जो है बीमा कंपनी अपने सभी आंखें खोल करके अच्छे तरीके से चेक करती है कि कहीं ये फर्जी तो नहीं है, और फिर क्लेम का पैसा देती है। पॉलिसी देते समय तुरंत आपके घर पे आके आपको पॉलिसी दे जाएंगे, लेकिन क्लेम के समय आपको थोड़े से चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन है ना, तो मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन क्या आपको समझ में आ गया कि आपके द्वारा अपने जीवन बीमा आवेदक पर जानबूझकर बोला गया झूठ भौतिक गलत बयानी कहलाता है। इसको मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन कहते हैं, भौतिक गलत बयानी कहते हैं, और इस धोखाधड़ी को माना जाता है, इसे धोखाधड़ी माना जाता है। जीवन बीमा आवेदन पर भौतिक गलत बयानी या फिर मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन से जो जोखिम होता है, आपके लाभार्थी को मृत्यु लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। तो अगर हमने कोई धोखा किया है, कोई फर्जीवाड़ा किया है, मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन का काम किया है, तो ऐसे केस में क्लेम के समय में हमें क्लेम का पैसा डिनाई कर दिया जाएगा और हमें पैसा नहीं मिलेगा। क्लेम का पैसा क्या होता है, जब किसी को कुछ हो जाता है तो जब हम कहते हैं कि हाँ बीमा कंपनी से ये देखो ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 10 लाख रुपए का हर्जाना है, 10 लाख रुपए दो, तो उसको कहते हैं क्लेम करना, जब आप पैसे मांगते हैं अपने। चलिए अगला है मॉर्टगेज प्रोटेक्शन, है ना। मॉर्टगेज प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये वैसा ही है जैसे थोड़ा बहुत हमने जो है इससे पहले देखा था कोलेटरल असाइनमेंट, ये लगभग उसी तरीके से है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे कोई बंदा है उसने घर को कवरेज ले रखा है ना, घर को गिरवी रखकर पैसे उठाना चाहता है, तो ऐसे केस में बीमा कंपनी उसको मदद करती है ना, कि वो जो है पर्टिकुलर बैंक वगैरह से उसको पैसे वगैरह चाहिए रेगुलर इनकम के लिए, तो बैंक वगैरह से पैसे ले सकता है। और अगर हम इन केस पैसा नहीं भर पाते हैं तो वहाँ पर बीमा कंपनी पूरा पैसा भर देती है और हमें इस तरीके के किसी भी फर्जीवाड़े से बचाती है। ठीक है, तो वो बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसको मॉर्टगेज प्रोटेक्शन कहते हैं। एक जीवन बीमा पॉलिसी जिसमें बंधक भुगतान शामिल है। यदि आप अप्रत्याशित रूप से मर जाते हैं और आप उन्हें नहीं बना सकते, बंधक सुरक्षा बीमा आपके ऋणदाता को सीधे भुगतान कर देता है। मतलब बैंक ने आपको लोन दिया है तो बैंक को सीधे पेमेंट कर देता है, और यह सुनिश्चित करता है कि आपका परिवार महंगे गिरवी भुगतानों में ना फंसे। ठीक है, तो आपको कोई चीज़ उसको घर को गिरवी रख के फिर वो कर्जा दोबारा लेना पड़े, फिर भरना पड़े, तो ऐसा आपको बिल्कुल ना करना पड़े। तो बीमा कंपनी यहाँ पर हमें पूरी तरीके से मदद करती है, और यहाँ पर बीमा कंपनी जो है पूरा पैसे का भुगतान कर देती है। और यहाँ पर हम बीमा पॉलिसी का पैसा घर वालों को ना मिलकर वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग उसी तरह था जैसे हम लोगों ने पहले देखा था। वहाँ पर आप लोन ले रहे थे, यहाँ पर सीधे कंपनी पैसा कर देगी। चलिए ये आगे मुकेश, सुनीता यहाँ नहीं दिख रही है, तो मुकेश और सुनीता की मैंने कहानी बताई थी आपको। शुरुआत में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक केस देखा था, है ना। ये सुनीता और मुकेश, अगर आप इन सुनीता और मुकेश को देखें, ये अक्सर आप जब मल्टीप्लेक्स वगैरह में या कहीं पिक्चर हॉल में पिक्चर वगैरह देखने जाते हैं तो ये मुकेश आपको जरूर दिखता होगा। मुकेश को अगर बीमा चाहिए, क्योंकि मुकेश है ना तंबाकू, पान मसाला, है ना, बीड़ी सिगरेट, है ना, इसके अलावा माल भी फूकता है, सब कुछ करता है, ये सारे उल्टे सीधे काम करता है। इसको स्वास्थ्य बीमा चाहिए। ये बीमा कंपनी के पास गया और इसने कहा सर मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस दे दीजिए। तो अमूमन सही तरीके से देखा जाए तो ये डर रहा था कि यार बता दूंगा बीमा कंपनी को सिगरेट पीता हूँ, ये सब करता हूँ, तो हो सकता है बीमा कंपनी बीमा ही ना दे। तो पहले इन बातों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप छुपाएंगे और बाद में पता चला तो बीमा कंपनी बीमा का पैसा देने से आपको मना कर देगी। ठीक है, तो इलाज होगा ही नहीं फिर। ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्की लोग हैं, बहुत ज़्यादा जोखिम लोग हैं, तो ऐसे लोगों के निपटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, रिस्क ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है अगर ऐसे लोगों को हम बीमा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कंपनी विशेष प्रकार का बीमा प्रदान करती है जिसको हम सब स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कहते हैं।
एक तो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस हो गया जो हम लोग अमूमन ले लेते हैं। सब स्टैंडर्ड इंश्योरेंस क्या होता है, ये वो इंश्योरेंस होता है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा जोखिम वाले व्यक्ति हैं। अब ऐसे लोगों से चूंकि इनमें जोखिम बहुत ज़्यादा है तो इनसे कंपनी मोटा प्रीमियम वसूलती है, पैसा इनको ज़्यादा देना पड़ता है पॉलिसी लेने के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ और मैं पॉलिसी लेता हूँ, तो मेरे को पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस 10,000 रुपये में मिल गया, 5 लाख का कवर। और वहीं कोई दूसरा बंदा है, वो सिगरेट तंबाकू पान है ना, बीड़ी सिगरेट ये सब कुछ करता है, वो उसको वही पॉलिसी चाहिए, 5 लाख का ही बीमा चाहिए, स्वास्थ्य बीमा, तो उसको पता चला 20-25 हज़ार रुपये भरने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी पॉलिसी देती है लेकिन आपका कवरेज जो है, सेम कवरेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा या मोटा प्रीमियम भरना पड़ता है। तो प्रीमियम जो है यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रीमियम हम ज़्यादा जो है पे करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए सब स्टैंडर्ड इंश्योरेंस क्या हुआ, एक व्यक्ति जो मानक बीमा पॉलिसी के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता, वह बीमा प्रदाता से घटिया बीमा पॉलिसी प्राप्त कर सकता। घटिया बीमा तो नहीं कहेंगे लेकिन सब स्टैंडर्ड है तो ये वर्ड यूज किया जा सकता है, थोड़ा सा कम क्वालिटी का बीमा। घटिया बीमा पॉलिसी में विशेष प्रतिबंधात्मक प्रावधान होते हैं और व्यक्ति द्वारा लगाए गए उच्च जोखिम के कारण उच्च प्रीमियम होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, स्टैंडर्ड इंश्योरेंस में ज़्यादा प्रीमियम होता है या सब स्टैंडर्ड में ज़्यादा प्रीमियम होता है, तो हम क्या याद रखेंगे, सब स्टैंडर्ड में ज़्यादा प्रीमियम हमें भरना पड़ता है, तो इसमें हम मोटा प्रीमियम या मोटा पैसा भरते हैं। चूंकि उन्हें एक उच्च जोखिम माना जाता है, इसीलिए यह संभावना बढ़ जाती है कि बीमा प्रदाता को नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है या उन व्यक्तियों के लिए जो काफ़ी जोखिम में काम करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत शारीरिक काम, उसके बहुत जोखिम वाले काम करता है, बीमाकर्ता जोखिम का आकलन करने के लिए परिवार और चिकित्सा के इतिहास को, है ना, परिवार की मेडिकल हिस्ट्री चेक करेगा, कहीं इनके परिवार में कोई खानदानी इस तरह की बीमारी तो नहीं रहती है। खतरनाक काम और खतरनाक शौक भी घटिया बीमारी रेटिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। मान लेते हैं आप बहुत खतरनाक काम करते हैं, अक्सर पहाड़ों से कूदते हैं, है ना, स्काई डाइविंग कर रहे हैं, है ना, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, बंजी जंपिंग कर रहे हैं, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, तो कब निपट जाएं कुछ भरोसा नहीं। तो ऐसे लोग जो जोखिम वाले एडवेंचरस बहुत काम करते हैं, ऐसे किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ बहुत भारी मशीनें उद्योगों का प्रयोग होता है, बहुत भारी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर मशीन कब गिर जाए, क्या नुकसान हो जाए, तो उसका कुछ भरोसा नहीं। तो आप रिस्क की कैटेगरी में हैं, आप एक ड्राइवर हैं या आप एक कंडक्टर हैं, अक्सर आप ट्रैवल करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, तो रिस्क जोन में हैं, क्योंकि अक्सर चलते रहते हैं तो रिस्क है, एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा है। तो ऐसे लोगों को बीमा जो है महंगे प्रीमियम पर दिया जाता है, थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रीमियम सभी के लिए फिक्स नहीं होता है। समटाइम्स इफ़ योर रिस्क इज़ हाई, इफ़ यू आर टू रिस्की, अगर आप एक ज़्यादा जोखिम वाले व्यक्ति हैं तो प्रीमियम जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने इंश्योरेंस सम देखिए। किसी का कोई क्वेश्चन पूछिए, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतनी बातें सभी को क्लियर है। लेट्स क्विकली रिकैप, फटाफट रिकैप कर लेते हैं क्या आज के सेशन में हमने देखा, फिर हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हमने देखा एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस क्या होता है, जो निर्यातक है जो उसको जोखिम से बचाता है कि उसने किसी को सामान निर्यात कर दिया है, अगला हमें पैसा ना पेमेंट कर पाए, अगला फेल हो जाए या किसी कारण से पेमेंट ना कर पाए, तो पेमेंट के फेल होने पर हमें बीमा कंपनी बचाती है, तो बीमा कंपनी हमें पैसा देगी, तो इसको हम एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कहते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हमारे देश में काम करता है, ईसीजीसी इसके लिए इस तरह की कवरेज देता है। एम्प्लॉयज़ प्रैक्टिसेस लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये कौन सा बीमा होता है, ये जो है कंपनियों को उनके एम्प्लॉय जब उनके अगेंस्ट केस करते हैं उनसे बचाने के लिए, उस रिस्क को बचाने के लिए काम करता है। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया और कंपनी को अगर हर्जाना देना पड़ रहा है तो उस हर्जाने का भुगतान ये कंपनियां करती हैं, तो इसको हम एम्प्लॉयज़ प्रैक्टिसेस लायबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। ये श्रमिकों के द्वारा खिलाफ व्यवसायों के कवर को पूरी तरीके से करने के लिए काम करता है। तो इन केस में किसी भी तरह का कोई केस हम लगाते हैं और हमें कंपनी को पैसा देना पड़ जाए तो ये कवरेज प्रोवाइड करते हैं। कोलेटरल असाइनमेंट में क्या होता है, पॉलिसीज़ वगैरह को गिरवी रख के हम पैसे लोन के फॉर्म में ले सकते, तो अपनी पॉलिसी को गिरवी रख के हम बैंक वगैरह से या किसी से पैसा उधार में ले सकते, वो एक लिमिट में मिलेगा। कोलेटरल असाइनमेंट या एक कुछ पोर्शन असाइन कर सकते हैं।
कंटेस्टेबिलिटी पीरियड क्या होता है? ये वो टेस्टिंग पीरियड होता है जब बीमा कंपनी हमारी पॉलिसी को टेस्ट कर सकती है। 1 से 2 साल का अमूमन समय होता है, और अगर हम कुछ फर्जीवाड़ा करते हुए पाए गए हैं तो पॉलिसी हमारी कैंसिल हो जाएगी, उसका कोई भी पैसा हमें नहीं मिलेगा। कंटीजेंट बेनिफिशियरी क्या होता है? कंटीजेंट बेनिफिशियरी वो बंदा होता है कि अगर मेन जो प्राइमरी बेनिफिशियरी वो अगर नहीं मिल रहा है तो उसके सबसे पास वाले बंदे को या सेकंड नॉमिनी को पैसा दिया जाता है। इसको हम कंटीजेंट बेनिफिशियरी कहते हैं। मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन हमने क्या देखा कि अगर हम कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई झूठी जो है जानकारी देते हैं बीमा कंपनी को, तो पॉलिसी हमारी कैंसिल हो जाती है। इसी को मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन कहते हैं। मॉर्टगेज प्रोटेक्शन हमें पता है, घर वगैरह अगर लोन पर ले रखा है तो उसके पैसे का भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी के पैसे का प्रयोग कर लिया जाएगा। सब स्टैंडर्ड इंश्योरेंस क्या होता है? ऐसे लोग जो बहुत जोखिम वाले व्यक्ति हैं उनको बीमा कंपनी बहुत महंगे प्रीमियम पर बीमा देती है, और इसी चीज को हम सब स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, तो ये था आपका टर्मिनोलॉजी। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द सेशन में पहुंचते हैं, आगे बात करते हैं। ये पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है या सिद्धांतों का काम क्या होता है? जैसे हम ट्रैफिक में अगर चलते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। जैसे हम ट्रैफिक में अगर चलते हैं तो ट्रैफिक के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ नियम कानून है कि राइट साइड चलना है, रेड लाइट हो गई स्टॉप होना, ग्रीन हो गई तो चल रहे हैं आगे। कुछ हमारे पास ट्रैफिक के रूल्स कानून, नियम कानून है, और वो इसीलिए है ताकि हमारी जिंदगी बहुत स्मूथ तरीके से चल सके, है ना, हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे फायदे के लिए। क्योंकि अगर ट्रैफिक का कोई भी नियम ना होगा तो कोई भी इधर उधर गाड़ी भेज दिया और सबके सब वही पता चला खड़े हैं। देश को चलाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, संविधान देखने को मिलता है, वहाँ कुछ नियम कानून बना हुआ है जिससे पूरा देश चल पा रहा है। ऐसे ही बीमा कंपनियां सही तरीके से अपना बीमा का व्यवसाय, इंश्योरेंस का अपना काम कर सकें, इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकें। ऐसा पॉलिसी होल्डर, ऐसा बीमा धारक हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोई धोखाधड़ी बिल्कुल भी ना हो, और हम भी सही तरीके से उसके सभी फायदे उठा सकें। तो इसके लिए बीमा के कुछ बेसिक प्रिंसिपल, कुछ मूलभूत सिद्धांत बनाए गए हैं, और इन्हीं सिद्धांतों पर पूरा का पूरा बीमा का बिजनेस जो है काम करता है। तो ये 7 प्रिंसिपल हैं, 7 सिद्धांत हैं जिन पर पूरा का पूरा बीमा का काम करता है। अगर आप सेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा कि ये सिद्धांत क्या है। आपको बिल्कुल भी दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 7 सिद्धांतों के नाम आपके सामने लिखे हुए, अभी हम आगे रिवाइज करेंगे। डोंट वरी, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ध्यान से सुनिए क्या है। ये जो है भरोसे का सिद्धांत है। भरोसे का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? इस प्रिंसिपल के अंदर, इस सिद्धांत के अंदर ये कहा जाता है कि बीमा कंपनी और जो बीमित व्यक्ति है, बीमा कंपनी मतलब इंश्योरेंस कंपनी, और जो इंश्योर्ड बंदा है, जो बीमित व्यक्ति है, वो दोनों लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो ऐसे सूरत में, ऐसे केस में दोनों लोग अपनी सभी की सभी जानकारियां सही तरीके से एक दूसरे को बताएं। मतलब मैं अगर पॉलिसी ले रहा हूं तो मैं अपनी सारी जानकारी, जो भी मेरा करंट स्टेटस है, वर्तमान समय की स्थिति है, वो बिल्कुल सही तरीके से बीमा कंपनी को बताऊं कि सर देखिए ये इतनी तनख्वाह आती है, ये बीमारी पहले रह चुकी है, ये जो आपको पता, वो सारी जानकारी इसको सही तरीके से बताइए। ऐसी सेम बीमा कंपनी जब आपको बीमा देगी तो वो अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन सही तरीके से आपको बताएगी। ये पहला नियम है, ये पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का, कि दोनों लोग एक दूसरे पर भरोसा करके सारी की सारी जानकारी सही तरीके से बताएं। क्योंकि अगर एक भी बंदा इसमें गलत इंफॉर्मेशन देता है, अगर आप झूठी जानकारी देते हैं और भविष्य में पाया जाता है कि आपने झूठी जानकारी दे रखी है, तो क्लेम को डिनाई कर दिया जाएगा, और बीमा कंपनी अगर दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये परम सिद्ध विश्वास, ये अत्यंत अच्छे विश्वास का सिद्धांत है। इसको हम लोग कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसमें क्या करना है, जो बीमित व्यक्ति है और जो बीमा कंपनी है, उनको अपनी सभी जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से, सही तरीके से बतानी है, बिना किसी फर्जीवाड़े के। ठीक है, तो ये परम सिद्ध विश्वास का सिद्धांत क्या कहता है? बीमा का सबसे बुनियादी सिद्धांत है और पहला स्तर का सिद्धांत है। यह सभी प्रकार की बीमा पॉलिसियों पर लागू होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है उसे स्वेच्छा से अपने बीमाकर्ता को सभी विषय वस्तु की जानकारी, अपने बारे में सच्ची जानकारी का पूरा खुलासा करना चाहिए। बीमाकर्ता का दायित्व है, जो बीमा कंपनी उसका दायित्व है
कि केवल इस धारणा पर मौजूद होता है कि बीमा प्राप्त वाले व्यक्ति द्वारा कोई भी भौतिक तथ्य छुपाया नहीं गया है और गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। तो बीमा कंपनी मान के चलती, जब आप उसको सब कुछ जानकारी दे रहे तो ईच एंड एवरीथिंग इज करेक्ट। इफ दे विल फाउंड इनकरेक्ट, सो पॉलिसी का कोई पैसा नहीं मिलने वाला। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर याद करिए, जैसे ये सुनीता और मुकेश ने अपनी गलत जानकारी दे रखी थी। तो गलत जानकारी, भाई मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बस समझने के लिए। सुनीता और मुकेश ने अपनी गलत जानकारी दे रखी थी, सही तरीके से बताया नहीं था। तो जब ये हॉस्पिटलाइज हुए तो इनको पैसे की जरूरत थी, तो बीमा कंपनी ने पैसा देने से इनको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत झूठी जानकारी दे रखी थी, क्योंकि ये गुटखा, ये सब तंबाकू वगैरह ये सब ये लोग सेवन करते थे। ठीक, तो जब हम अपनी पॉलिसी लें तो हमारी एज क्या है, हमारी इनकम क्या है, करंट टाइम में वर्तमान समय में कोई बीमारी है या पारिवारिक स्थिति क्या है, परिवार में कोई जो है डिजीज चली आ रही, कुछ जेनेटिक बीमारियां होती, परिवार में कोई बीमारी चली आ रही है, ऐसी सभी जानकारियां हमें बीमा कंपनी को सही ढंग से बतानी है। और अगर हम ऐसी सभी जानकारियां बीमा कंपनी को सही ढंग से बताएंगे और सब कुछ सही तरीके से रहेगा, तो हमें बिल्कुल जब क्लेम की जरूरत होगी, जब पैसे की जरूरत होगी, तो पैसा बीमा कंपनी हमें बिल्कुल देगी। तो ये था पहला प्रिंसिपल। तो पहला सिद्धांत क्या है? भरोसे का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसपे हम दोनों लोगों को बिल्कुल सही जानकारियां देनी है। ठीक, चलिए अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखिए क्या होता है, ये हित का सिद्धांत है। जैसे मेरे पास जो है, लेट्स सपोज एक बाइक है या स्कूटी है, तो मैंने अपनी बाइक या स्कूटी का बीमा कराया। 1 लाख रुपए का मान लेते बीमा हुआ, 1 लाख रुपए स्कूटी की वैल्यू का बीमा हुआ। तो अगर मेरी स्कूटी चोरी हो जाती, उसमें आग लग जाती, उसको कोई दिक्कत होती, तो मेरे को 1 लाख रुपए मिलेगा। मैंने अपनी स्कूटी का बीमा करा रखा है, अपने घर वालों का बीमा करा रखा है। तो मैं अपने से जुड़ी हुई चीज़ों का बीमा करा सकता हूँ। मैं पड़ोसी की कार का बीमा नहीं करा सकता कि मेरे दिमाग में यार पड़ोसी तो सेट होके चलाता है, पता नहीं कब गाड़ी ठोक दे, पैसा मिलने का बहुत सही मौका है, तो पड़ोसी का बीमा करा दो, या पड़ोसी की कार का बीमा करा दो, या बाहर रिक्शे वाला घूम रहा है उसको पकड़ के उसका बीमा करा दिया। 10,000 रुपये प्रीमियम देना है, दे दिया, निपट जाएगा, 10 लाख मिलेगा, क्या नुकसान है, बढ़िया फायदे का सौदा है। लेकिन बीमा का जो दूसरा सिद्धांत है वो इसी बात को कहता है कि आप केवल उन्हीं चीज़ों का बीमा ले सकते हैं जिनमें आपका हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई चीज जिसमें आपका हित नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी चीजों का आप बिल्कुल बीमा नहीं ले सकते। तो आप अपनी गाड़ी का बीमा ले सकते हैं, शाहरुख खान की गाड़ी का बीमा नहीं ले सकते, या फिर रिया चक्रवर्ती की कार का बीमा नहीं ले सकते। तो वही बात ये लिखी हुई है। तो बीमा योग्य हित का सिद्धांत है। ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? यह सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति बीमा कवर कर रहा है उसका उस वस्तु में कोई बीमा योग्य हित होना चाहिए जिसका बीमा हो रहा है। तो अगर बीमित व्यक्ति नष्ट हो जाती है, तो जो चीज है मेरी जिसका मैं बीमा ले रहा हूं, अगर वो नष्ट हो जाती तो उससे मेरी सेहत पर असर पड़ना चाहिए, तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बीमा नहीं लिया जा सकता। तो मैं जिस चीज का बीमा करा रहा हूं उसकी ना रहने पर मेरा कुछ नुकसान होना चाहिए, मेरे को कुछ दिक्कत होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं बीमा नहीं ले सकता। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आप फुटेज डाल दी है ना, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ये रिया चक्रवर्ती की कार है, सुशांत के समय बहुत हाईलाइट हुई थी मैडम, तो इनका आप बीमा नहीं करा सकते। तो वही बात लिखी हुई है, एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख दी है सो दैट आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। और डोंट वरी, ये सब जो है इसकी कंपाइल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट तब तक इससे रिवाइज करते रहिए, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी इसकी। मैं आपको एक कंप्लीट पीडीएफ रूरल मार्केटिंग की, इकोनॉमिक्स की और जो है इंश्योरेंस की, तीनों मिल जाएगी। बट थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, है ना, बिकॉज ये प्रेजेंटेशंस भी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। चलिए, तो उदाहरण क्या है? आप अपनी कार, बाइक, घर, सोने का बीमा इसलिए करवा सकते हैं क्योंकि उस वस्तु में आपका बीमा योग्य हित है। अगर आप अपने पड़ोसी की कार का बीमा कराना चाहते हैं और लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि उसमें आपका बीमा योग्य हित नहीं है, सो आप अपना खुद के से जुड़ी हुई चीज़ों का बीमा कराइए, बाकी किसी और का नहीं। तो अभी तक फिलहाल हमने 2 सिद्धांत पढ़ लिए। पहला सिद्धांत, पहला प्रिंसिपल क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या था वो सिद्धांत? वो सिद्धांत में ये था कि आप अपने जो है बीमा कंपनी के साथ सारी जानकारियां सही तरीके से साझा करें, सही बात बताएं। दूसरा हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। इसमें क्या है? आप ऐसी चीजों का बीमा ले सकते हैं जिसमें हमारा हित जुड़ा हुआ है, और जिसमें हमारा हित है उन्हीं चीजों का हम बीमा ले पाएंगे।
अगला है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। ये एक अच्छा सिद्धांत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने एक थोड़ा सा दिमाग चलाया। मैंने सोचा यार मेरी स्कूटी मान लेते 1 लाख रुपए की है, तो स्कूटी का बीमा मैंने HDFC जनरल इंश्योरेंस से भी करा लिया, मैंने ICICI से भी करा लिया और SBI से भी करा लिया। तीनों जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से स्कूटी का बीमा करा लिया। मेरे दिमाग में यार अगले को क्या पता कि मैंने कहाँ कहाँ से बीमा लिया है। स्कूटी टूट फूट गई, एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग लग गई, तो पैसा अपना 1 लाख रुपए HDFC से ले लिया जाएगा, 1 लाख रुपए SBI से ले लिया जाएगा और 1 लाख रुपए मान लेते हैं किसी और से, PNB से ले लिया जाएगा या किसी और कंपनी से ले लिया जाएगा जो जिससे बीमा ले रखा है। तो ले लिया जाएगा 3 लाख रुपए। गाड़ी में जो आग लगी, स्कूटी में आग लगी, वो कितने की असल में? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के नुकसान के बदले आप 3 लाख रुपए कमाने की सोच रहे हो। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। देखिए, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है, ये यही बात कहता है। बीमा इसलिए होता है ताकि आपका नुकसान होने पर, आपकी एसेट पूंजी का नुकसान होने पर आपको जो भरपाई की जाए, उससे आपको वापस यथास्थिति में, आप वापस पिछली जो कंडीशन में थे उसमें वापस लाया जा सके आपको। बीमा कभी प्रॉफिट के लिए नहीं होता, मुनाफा कमाने के लिए बीमा नहीं होता। बीमा किस लिए होता है? ताकि अगर हमारा कोई नुकसान हो तो उस नुकसान की भरपाई की जा सके और वापस उसी यथास्थिति में लाई जा सके, मतलब हर्जाना दिया जा सके, कंपनसेशन दिया जा सके। मुनाफे के लिए बीमा नहीं होता है। और यही ये सिद्धांत बताता है कि इंश्योरेंस इज ओनली जस्ट फॉर टू रिस्टोर यू इन द सेम पोजीशन इन विच यू वर अर्लियर बिफोर द लॉस, है ना। तो आप लॉस से पहले जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में आपको वापस लाया जा सके। तो इसको हम कहते हैं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। क्या है, पढ़ते हैं। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यह कहता है कि बीमा लाभ कमाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए है, या आपको उसी स्थिति में बहाल करने के लिए एक आश्वासन है जो नुकसान से पहले थी। तो नुकसान से जो पहले हमारी स्थिति थी, हमारी कंडीशन थी, उसी कंडीशन में वापस लाने के लिए ये हमारा बीमा का ये सिद्धांत काम करता है और इसके हिसाब से होता है। तो ये मूवी अगर आपने देखी फिर हेरा फेरी, तो इस तरीके से जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीम बिल्कुल मत बताएं कि यार एक का 2 5 10 कंपनियों से बीमा करा लेते हैं, सबसे पैसा वसूल लेंगे, फिर पैसा इकट्ठा हो जाएगा, रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो ऐसी कोई स्कीम नहीं चलती बीमा के अंदर, क्योंकि सभी बीमा कंपनियों को एक दूसरे के कनेक्शन में रहते हैं और सभी को एक दूसरे का पता रहता है कि आपका क्या चल रहा है, आपने कहाँ कहाँ क्या कर रखे हैं। तो शुरुआत में तो पॉलिसी मिल जाएगी, लेकिन जब क्लेम का समय आएगा तो सब आग खड़े हो जाएंगे, एक पैसा देगा बस। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स हमने ऐसा कर लिया है, ऐसा कर लिया कहने का मतलब अगर मैंने 3-4 कंपनियों से बीमा ले लिया, तब क्या होगा? अगर मैंने 3-4 कंपनियों से बीमा ले लिया तो होगा क्या असल में, सारी बीमा कंपनियां मिलकर, जो चारों बीमा कंपनियां हैं, वो मिलकर 1 लाख की बस भरपाई करेंगे। तो कोई 30,000 दे दिया, कोई 20,000 दे दिया, कोई 50,000 दे दिया, इस तरीके से सब कंट्रीब्यूशन करके आपको 1 लाख रुपए आपका पूरा कर देंगे। तो इसी से जुड़ा अगला सिद्धांत है, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ये सिद्धांत क्या बताता है? ये सिद्धांत यही बता रहा है कि आप अगर कई सारे बीमा कंपनियों से बीमा लेते हैं तो सभी बीमा कंपनियां मिलकर आपके पैसे का भुगतान करेंगी, और अगर आपने किसी बीमा कंपनी से ज्यादा पैसा ले लिया तो वो आपसे पैसा वापस वसूल सकती है। ठीक है, चलिए देखिए इसको। योगदान का सिद्धांत कहते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यह सिद्धांत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का केवल एक परिमाण है। इस सिद्धांत के अनुसार बीमित कंपनी केवल अपने स्वयं के योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उन्हें अन्य बीमाकर्ता से भुगतान किए गए अतिरिक्त धन को वापस वसूलने का अधिकार है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो पॉलिसी का जो टोटल लॉस का कवरेज है उतना ही पैसा मिलेगा, और अगर किसी ने ज़्यादा पैसा वसूल लिया है या ऐसा कुछ कर दिया है तो बीमा कंपनी वहाँ से पैसा वसूल सकती है। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए सभी क्लियर है? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछिए यहाँ तक। ठीक है, बताइए।
योगदान का सिद्धांत है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये भी हमें समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, हम योगदान की बात करते हैं। सो वट एवर द अमाउंट इज देयर विल कंट्रीब्यूट दैट, हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन वहां करते हैं, हम वहां पर योगदान करते हैं। ठीक है, चलिए ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई अच्छे से। अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन बहुत एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक फिगर में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आप लोगों की भविष्य की कार है ना। मान लेते हैं अपने पास कार है और अपनी कार क्या हुई, चोरी हो गई। ये चोर था, इसने कार चुरा ली, चोर ने अपनी कार चोरी कर ली। 50 लाख की कार थी, चोरी हो गई। चोरी हो गई, पहले तो बीमा कंपनी ने, पुलिस वालों ने बहुत खोजा और नहीं मिली। ठीक है, और बहुत खोजने के बाद जब कार नहीं मिली तो बीमा कंपनी ने, हमारी कार का दाम था मान लेते 50 लाख रुपए, तो बीमा कंपनी ने अपने को 50 लाख दे दिया। ठीक, आपको पैसा मिल गया 50 लाख। लेकिन कुछ समय बाद एक बहुत ही काबिल पुलिस अधिकारी ने, बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर ने, ठीक है, आपकी कार को रिकवर कर दिया, मतलब कार आपकी वापस खोज दिया उसने। अब पुलिस अधिकारी को मत देखिए, बात सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पुलिस अधिकारी ने आपकी कार खोज दी। अब आप क्या कर रहे हैं, आप जो है 50 लाख रुपए तो ले चुके हैं और अब अपनी कार भी मांग रहे हैं। कंपनी से कह रहे हैं सर वो मेरी कार मिल गई, सर प्लीज वो कार तो दे दो, मेरी कार भी मांग रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सुनिए नियम क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि अगर कोई जो है नुकसान होता है और अगर बीमा कंपनी आपके नुकसान का पैसा आपको दे देती है, तो जो नुकसान वाली संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी, जो एसेट है जिसका नुकसान हुआ है, उस पर अब कानूनी रूप से पूरी तरीके से अधिकार बीमा कंपनी का हो जाता है। अब उस पर आपका कोई अधिकार नहीं। मतलब आपको 50 लाख रुपए दे दिया उसने, आपका काम खत्म, आपकी कहानी खत्म। अब उस कार पर किसी भी हालत में मिली हो, उस कार पर अधिकार होता है बीमा कंपनी का। एक और एग्जांपल समझिएगा, कार का एक्सीडेंट हुआ, कार टूट फूट गई, तो कार अब रिपेयरेबल नहीं, कार में अब कुछ नहीं हो सकता। बीमा कंपनी ने अपने को 5 लाख रुपए दे दिया कार का। हम कह रहे हैं साहब वो कबाड़ भी दे दो ना, जो कार का स्क्रैप बचा हुआ है, बेच के 50-60 हजार रुपए तो मिल ही जाएगा। तो बीमा कंपनी कहेगी नहीं सर, ये प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है सर, कि जिस चीज का नुकसान हुआ है आपको पैसा देने के बाद पूरा, उस चीज पर अब हमारा अधिकार है। तो अब हम ये कबाड़ा उठा के ले जाएंगे। तो बीमा की कंपनी की तरफ से सर्वेयर आते हैं, वो सारी चीजें चेक करने के बाद वो जो जितना भी कबाड़ा वबाड़ा बचता है नुकसान होने के बाद, सारा कबाड़ा उठा के ले जाते हैं। बीमा कंपनी उसको अपने स्क्रैप में बेचकर पैसे निकालती है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। अधीनता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक बार बीमित व्यक्ति को उसकी बीमित संपत्ति के नुकसान के कारण हुए नुकसान के लिए भुगतान कर दिया जाता है, तो ऐसी संपत्ति पर स्वामित्व बीमाकर्ता के पास चला जाता है। इसको हम अधीनता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। या अधीनता का सिद्धांत क्या है कि अगर किसी एसेट का नुकसान हुआ, किसी पूंजी का नुकसान हुआ और उस नुकसान का पैसा अगर आपको बीमा कंपनी ने दे दिया, तो उसके बाद उस एसेट पर, उस पूंजी पर जो अधिकार हो जाता है वो किसका हो जाता है, वो हो जाता है बीमा कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का। तो उस पर हमारा अधिकार नहीं होगा। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अगला नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, है ना। ये भी एक अच्छा नियम है, ये 6 प्रिंसिपल आई थिंक वी आर हैविंग। हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, ठीक है, बहुत ही अच्छा नियम है। ये भी ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल याद रहेगा। मान लेते अपनी कार है और कार में थोड़ी सी आग लगी, है ना, कार में थोड़ी सी आग लगी थी, बिल्कुल बुझा सकते थे, ठीक, हम बुझा सकते थे उसको, लेकिन हम आराम से खड़े होकर चैन से देख रहे हैं कि हटाओ यार, लग जाने दो आग, अच्छी बात है, कार में वैसे ही डेंट वेंट खुबा रखे थे, कार में आग लग जाए अच्छा है, बीमा कंपनी पैसा देगी। ये चीज हमें नहीं करनी है। अगर आपके किसी चीज का बीमा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। आपको नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करनी है, जब तक आपके हित में, जब तक आपके कंट्रोल में चीजें, जब तक आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आग शुरुआत में लगी, बहुत छोटी सी आग थी, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते तो आग बुझ सकती थी, लेकिन आपने इस चक्कर में नहीं बुझाया कि हटाओ बीमा करा रखा है, क्या जरूरत है आग बुझाने की, और कार पूरी जला दी। थोड़ी जल रही थी तो 2-4 माचिस की तीली और उसमें डाल दी और ऐसा कर दिया। ऐसा कई लोग करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कार में एक्सीडेंट हुआ,
थोड़ा सा कार डैमेज हुई, वो क्या करते हैं, कार को 2 बार और ठोक देते हैं या कार को और 2 बार पलट देते हैं कि थोड़ा और दरवाज़ा टूट जाए तो ये वाला दरवाज़ा भी बदल जाएगा, बीमा कंपनी बदल देगी। ये गलत चीज़ है। हमें क्या करना है, जितना नुकसान है उसको कम से कम करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि कार का चोरी का बीमा है ना, थेफ्ट इंश्योरेंस है अपना, तो कार में चाबी छोड़ के ही चले गए कि कार कोई ले जाएगा, क्या टेंशन है, बीमा तो है ही अपना। ये चीज़ नहीं करनी है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन? आपको नुकसान कम से कम करने की कोशिश करनी है जब तक आप उसको कम कर सकें, नहीं तो बीमा कंपनी तो आपका पैसा देने के लिए है ही। ठीक है, चलिए, तो ये इतनी बातें आपको क्लियर है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि वह उनके नियंत्रण में है तो नुकसान को कम करने के लिए सभी कार्रवाई करनी चाहिए। बीमित कर्तव्य की, आपका कर्तव्य और आपकी जिम्मेदारी हमारी। बीमित व्यक्ति को यदि संभव हो तो नुकसान को नियंत्रित करने और कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तो हमें सारे भरसक प्रयास करने चाहिए। पुलिस को बुला दिया, फायर ब्रिगेड को बुला दिया, 2-4 पड़ोसी वड़ोसी में पानी डालने का थोड़ा एफर्ट कर दिया, कम करने की कोशिश करिए भाई, ताकि अगले का भी नुकसान ना हो और अपना भी काम बन सके। ओके, सो ये आपको कहानी लिखी हुई है, ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है सो दैट आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाए। ठीक, चलिए अगला हम पढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। एग्जाम्पल में ले चलता हूं तो याद रहेगा आपको। देखिए, हमने एक कराया मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जो शिप्स वगैरह होती हैं, जो जहाज वगैरह होती है, इस तरह के बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जो कार्गो शिप्स होते हैं, जो कंटेनर वगैरह सब लेके इधर से उधर जाते हैं, मर्चेंट शिप्स होते हैं, व्यापारी वाले जहाज होते हैं, इनका हमने बीमा कराया। इसको मरीन इंश्योरेंस कह देते हैं। इसमें होता क्या है, जहाज का भी बीमा होता है, जहाज पर जो माल लोड है उसका भी बीमा होता है, इसके जो क्रू मेंबर्स हैं, मतलब इसमें जो कर्मचारी वगैरह इस पर जो काम करते रहते, लेबर वर्कर्स, सबका बीमा होता है। अपने एक मरीन इंश्योरेंस कराया और किसी कारण से ये जहाज अपना डूब गया, समंदर के अंदर डूब गया, इसमें पानी भर गया और ये डूब गया। जब बीमा कंपनी को कहा हमने बीमा देने के लिए कि सर जहाज डूब गया है, बीमा का पैसा दो, तो बीमा कंपनी कह रही देखो सर, जहाज के अंदर पानी भरा, वो इसलिए भरा क्योंकि आपके जहाज के अंदर जो पाइप था, उस पाइप को चूहे ने काट दिया था। चूहे में पाइप काटा, पाइप में जंग लगी थी, चूहे ने पाइप को काट दिया, पाइप से पानी भर गया और पानी भरने की वजह से जहाज डूबी है। तो हमने जहाज डूबने के लिए बीमा करा रखा था, चूहा पाइप काटेगा उसका बीमा नहीं था। सर तो हम तो आपको पैसा नहीं देंगे। ये बीमा कंपनी बिल्कुल भी नहीं कह सकती। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा ये क्या कहता है कि बीमा कंपनी को दूर के कारण के लिए नहीं, पास के कारण के लिए पैसा देने की उसकी जिम्मेदारी है। सबसे पास का कारण क्या है कि भाई जहाज में पानी भरा और जहाज डूब गई और इसीलिए अपना बीमा था, ये सबसे पास का कारण है, सबसे क्लोजेस्ट रीजन है इस जहाज के डूबने का। और चूहा काटा था उसमें, या पाइप में जंग लगी थी, या पाइप में छोटा सा होल था, उन सब कहानियों से अपने को मतलब नहीं। तो बीमा कंपनी आपको सबसे नियरेस्ट कॉज के लिए, सबसे पास के कारण के लिए जो नुकसान होता है उसके लिए बीमा का पैसा हमें देने के लिए काम करती है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, मतलब सबसे नजदीकी कारण के कारण हमें पैसा देती है और वो मना नहीं कर सकती। ठीक है, तो वही बात लिखी है। चलिए, इसको प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा कहते हैं। कॉजा प्रॉक्सिमा फ्रेज है। कॉजा प्रॉक्सिमा के इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई नुकसान एक से अधिक कारणों से होता है, तो इसमें कई सारे कारण थे ना, चूहे ने पाइप भी काट दी थी, पाइप में छेद भी था, जहाज में पानी भी भर गया और जहाज डूब भी गई, तो कई सारे कारण है। तो अगर नुकसान एक से अधिक कारणों से होता है तो बीमाकर्ता की देनदारी तय करने के लिए सबसे निकटतम कारण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो बीमा कंपनी पैसा देगी कि नहीं देगी, तो सबसे क्लोज का रीजन देखा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं चूहे ने पाइप काट दी होती और जहाज में पानी भर गया तो जहाज ना डूबा होता, और आप जाते कहते कि सर हमें तो पैसा चाहिए, वो सर देखो चूहे ने पाइप काट दिया, तो वो बीमा कंपनी कहेगी साहब हमने डूबने का बीमा करा रखा है, वो पास का कारण है, चूहा काट रहा है या कौन क्या काट रहा है, जहाज डूबा तो नहीं है, तो हम कोई पैसा नहीं देंगे, तो पास का कारण चाहिए। तो बीमाकर्ता द्वारा निकटतम कारण का बीमा किया जाना चाहिए, तभी बीमाकर्ता की देनदारी सामने आती है और पॉलिसी धारक को भुगतान किया जाएगा। बीमाकर्ता सबसे दूर के कारण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, सो फार के रीजन के नहीं लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजेस्ट रीजन, वो पास के कारण के लिए जिम्मेदार है। ये हमने देखे बीमा के सारे सिद्धांत।
चलिए विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं सो दैट ये सारे सिद्धांत हमें ध्यान रहे। ठीक है, बाकी आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। पहला नियम था, है ना, ये भरोसे का सिद्धांत था, अत्यंत अच्छे विश्वास का सिद्धांत था, जिसमें बीमा कंपनी और हम एक दूसरे को अपनी सारी जानकारियां बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे, कोई भी गलत या झूठी जानकारी नहीं देंगे। ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसमें क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में हित का सिद्धांत था। आप उन्हीं चीजों का बीमा कराएंगे जिनमें आपका हित छुपा हुआ है। पड़ोसी की कार का बीमा नहीं होगा, तो जिसमें आपका हित है उसी का बीमा कराएंगे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का क्या है कि बीमा इसलिए होता है ताकि आपको नुकसान से वापस उसी स्थिति में लाया जा सके, आपके प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो जोर जोर से बिल्कुल इसकी मत बताइए, कोई फर्जी वाला मत करिए। तो आपको केवल नुकसान की भरपाई करने के लिए बीमा होता है। और एक से अधिक कंपनियों से अगर आपने बीमा ले रखा है तो सभी की वहां पर हिस्सेदारी होगी, सभी लोग मिल मिल के पैसा देंगे, और किसी से ज़्यादा ले लिए तो वो वसूल सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या है कि कोई संपत्ति का अगर नुकसान होता है तो नुकसान का पूरा पैसा मिलने के बाद उस संपत्ति पर अधिकार जो है बीमा कंपनी को हो जाता है। तो ये अधीनता का सिद्धांत है, वो संपत्ति जो है बीमा कंपनी के अधीन हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, ये वाला सर जरूर ध्यान रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन क्या है? अगर कोई नुकसान हो रहा है तो नुकसान को कम करने की कोशिश करिए ताकि जो है बीमा कंपनी को दिक्कत ना हो। तो लॉस मिनिमाइजेशन, नुकसान को कम करिए। और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, कि इस तरीके के दूर के कारण जो होते हैं, इस तरीके का जो सबसे निकटतम, जो सबसे पास का कारण है, उसके लिए बीमा कंपनी पैसा देती है, दूर के कारण के लिए नहीं। ये चूहा जहाज वाली कहानी यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आपके प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस टर्म्स हमने देखे। नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे तो और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। ये सारे सिद्धांत सभी बीमा के लिए है।